स्वागत है आप सभी का बे पाठशाला में। इसके पहले की जो भी कक्षाएं थीं हमने उसमें स्मृति पे अपनी बातचीत की। बातचीत के दौरान हम लोग देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी किसे कहते हैं, उस पर हम लोग अपनी बातचीत कर चुके थे। अब दूसरी जो प्रकार है उसमें जिसे प्रायः लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इसको भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। उस पर हम लोग जो पहला भाग है जिसे प्रायः एक्सपेक्टिव मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे प्रायः एक्सेप्टिव या डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में स्पर्श मेमोरी या घोषणात्मक मेमोरी कहते हैं। स्पर्श मेमोरी कहने का आशय है कि अगर हम कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना या ज्ञान उसको प्रयास करते हैं कि लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए वह जानकारी बना रहे, उसे हम स्पर्श मेमोरी कहते हैं। पुनः एक बार और परिभाषा पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसी जानकारी जिससे हम प्रयास करते हैं वह हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहे, उसे हम स्पर्श मेमोरी कहते हैं। इसमें स्पर्श मेमोरी में देखा जाए तो एक्सपोजिंग, जिसे प्रायः देखा जाए तो आकस्मिक के रूप में कहा जाता है, यानी कि एपिसोड प्रायः देखा जाए तो एपिसोड स्पर्श मेमोरी के अंतर्गत आएगी और इसको भी विभाजित करके कई भागों में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेमेट्री मेमोरी। सेमेट्री मेमोरी जिसे प्रायः व्यवस्थित स्मृति कहा जाता है। जब हम कोई सूचनाओं को या कोई जानकारी को व्यवस्थित क्रम में उसको सिलसिलेवार तरीके से याद करके या सुरक्षित रखते हैं, उसे हम सेमेट्रिक मेमोरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अगर श्याम किसी देश के बारे में भौगोलिक संरचना और वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में एक व्यवस्थित क्रम में वह जानकारी रखा है, तो यह स्पर्श मेमोरी के अंतर्गत आएगी, जिसे प्रायः सेमेट्रिक मेमोरी कहते हैं। दूसरा जो है प्रकार जिसे अचेतन स्मृति कहते हैं। अचेतन स्मृति को प्रायः इम्पैक्टिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इम्पैक्टिव मेमोरी उससे कहते हैं जब कोई जानकारी या सूचना या ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को हम सचेत रूप से न रखकर सहज रूप में उसे हम छोड़ देते हैं, यानी कि कुछ भी हम याद करने के उद्देश्य से वह काम नहीं करते हैं, उसे अचेतन स्मृति कहते हैं। जैसे रोजमर्रा के जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जिसपे हम बिना ध्यान दिए उसे लंबे समय तक करते रहते हैं। यह इस प्रकार के काम या ज्ञान को अपने मन मस्तिष्क में अगर स्टोर हो रहा तो उसे हम इम्पैक्ट मेमोरी, जिसे प्रायः अचेतन स्मृति कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रक्रियात्मक, जिसे प्रायः प्रोड्यूसरल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्रियात्मक का आशय है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उस दौरान जो भी जानकारी हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है उसे हम प्रक्रियात्मक मेमोरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कौशल को बार बार, एक ही कौशल या एक ही खेल संबंधित कुछ भी हो सकता, उसे बार बार उसे कर रहा है, तो बारंबारता के दौरान बहुत सी जानकारी उसके मन मस्तिष्क में स्टोर हो जाएगी। इसे हम प्रक्रियात्मक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे सहचर प्रक्रिया, जिसे प्रायः सिनेप्टिक मेमोरी कहते हैं। सहचर प्रक्रिया उसे कहते हैं जब कोई एक काम
यानी कि दोनों काम में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन एक काम के वजह से दूसरा काम याद आता, उसे हम सहचर मेमोरी कहते हैं। पुनः समझेंगे, सहचर मेमोरी उसे कहेंगे जब एक काम से दूसरे काम याद आता है। जैसे अगर छाता हमने कहीं देखा तो हमें बरसात का मौसम याद आ गया, इस प्रकार की मेमोरी को हम सहचर मेमोरी कहते हैं। इसे प्रायः एसोसिएटेड मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नॉन एसोसिएटेड जिसे प्रायः गैर सहचर स्मृति कहा जाता है। इस प्रकार के मेमोरी के अंतर्गत हम किसी भी काम को करते हैं और अन्य कामों में हमारा दिमाग नहीं उछलता है, यानी कि किसी भी काम से किसी भी प्रकार का कोई अंतर संबंध नहीं होता, और संबंध न होने के कारण हम विभिन्न कौशल या काम को सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार की अगर मेमोरी हमारे मन मस्तिष्क में है तो उसे हम गैर सहचर स्मृति के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीएम्बिंग। प्रीएम्बिंग का आशय है कि अगर हम एक जानकारी से दूसरी जानकारी हमें याद होती, यानी कि अगर हम किसी खास पर्टिकुलर एरिया से गुजर रहे हैं, वहां पे अगर किसी प्रकार के जो भी गैस या सेंट हैं उसमें से हम अगर बार बार गुजर रहे हैं तो वह हमारे अचेतन मन में लंबे समय तक असर करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यह कोई बच्चा अपने बचपन के दिनों में वह स्कूल जा रहा, तो वह स्कूल के दौरान अगर रास्ते में किसी प्रकार की खुशबू या बागीचे से गुजरेगा तो वह लंबे समय बाद वह खुशबू या बागीचा की वजह से अगर उस प्रकार का वह सेंट या खुशबू मिलेगा तो उसके प्रारंभिक जीवन जब वह स्कूल जा रहा था तो वह जानकारियां उसे यानी उसके मन मस्तिष्क में उपस्थित हो जाएंगी। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, यानी कि एक घटना के साथ दूसरे घटना का याद आना या उसकी पुनरावृत्ति होना, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लर्नर। लर्नर से आशय है कि विद्यार्थियों की विभिन्न शैलियां होती हैं, उसमें कुछ विद्यार्थी वयस्क होते हैं, कुछ किशोर होते हैं। दोनों में क्या मूलभूत अंतर है? प्रायः वयस्क विद्यार्थी जीवन के जो उनके अनुभव है, उन अनुभवों को वह अपने सीखने के दौरान उसमें शामिल करके किसी भी चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। जबकि किशोर में उत्साह होता, वह अपने प्राकृतिक एवं अगल बगल के हाव भाव से वह उन चीजों को सीखने का प्रयास करता। और प्रायः जो भी किशोर होंगे वह दूसरे के बातों एवं विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि वयस्क के पास अपने जीवन का अनुभव है और उन्हीं अनुभवों के माध्यम से वह सीखने का प्रयास करता है। फील्ड डिपेंडेंट एंड इन फील्ड डिपेंडेंट कहने का आशय कि अगर कोई व्यक्ति फील्ड में जाकर और उस समूह में जाकर किसी चीज को सीखने का प्रयास करता है, उसे हम फील्ड डिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। जबकि बहुत से विद्यार्थी फील्ड में न जाकर वह अपने रूम के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। रूम के माध्यम से यानी कि किताब या पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे इन फील्ड डिपेंडेंट लर्नर के नाम से भी जाना जाता है। लर्निंग प्रोसीजर यानी कि सीखने की अवस्था। सीखने की अवस्था के दौरान जो भी विद्यार्थी उसमें देखा जाए तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी और नए नए प्रकार के विचार एवं कंसेप्ट उनके मन में विकसित होगा। इसी को हम सीखने की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। लर्निंग कर्व यानी कि पठार जिसे कहते हैं। लर्निंग कर्व कहने का आशय है कि अगर
कोई विद्यार्थी लंबे समय तक कहीं पे वह काम कर रहा है, चाहे वह शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो, एक समय बाद उसके शरीर में थकान उत्पन्न होगी, जिसे हम प्रायः लर्निंग कर्व के नाम से भी जानते हैं। यानी कि काम की पुनरावृत्ति लंबे समय से हो रही, उसमें अगर किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं है तो उसके जो काम करने की दर है उसको प्रभावित करेगी। किसी समय कम और किसी समय अधिक होगा। जब कम होगा तो इससे यह आशा निकाला जाता कि काम जो सीखने का दर है वह कितना जटिल है। इन सभी पूरी प्रक्रिया को लर्निंग कर्व के नाम से जानते हैं। लर्नर टू लर्न यानी कि कहने का आशय, लर्नर टू लर्न से आशय कि एक अध्यापक अगर कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखा रहा है तो उसके व्यवहार को जानने के लिए उसको पास मुख्य रूप से दो प्रकार की शैलियां हैं। पहले शैली को हम कहेंगे लर्नर बिहेवियर के अंतर्गत जो पहला शैली उसको हम कहेंगे इंटर्निंग और टर्मिनल। जब अध्यापक कक्षाओं में प्रवेश कर रहा है तो उसी समय वह विद्यार्थियों की जो वास्तविक व्यवहार है उसको मापने का प्रयास करता है, तो उसे हम प्रायः इंटरिंग के नाम से जानते हैं। और जब पुनः पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के बाद उन सभी के व्यवहार को नापता है तो उसे हम प्रायः टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव ट्रांसफर और पॉजिटिव ट्रांसफर। निगेटिव ट्रांसफर किसे कहेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर किसे कहेंगे और जीरो ट्रांसफर किसे कहेंगे। निगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग और शून्य जिसे प्रायः जीरो लर्निंग ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव ट्रांसफर उसे कहेंगे कि जब छात्र अपने जीवन में कुछ सीख चुका है, छात्र जो भी जीवन में कुछ सीखा है, नए ज्ञान को सीखने में उसका सहयोग कर रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहेंगे। पुनः एक बार और समझेंगे, जब हमारे ज्ञान को पहले से सीखी हुई ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में वह प्रोत्साहित कर रही है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम बचपन में मैथ की कक्षाओं में कैलकुलेशन सीखे हैं तो ऊपर की कक्षाओं में हमें गणित से संबंधित अगर कुछ सीखना है तो वह कैलकुलेशन हमें उसमें पॉजिटिव के रूप में सहायक काम कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहेंगे। निगेटिव ट्रांसफर उसे कहेंगे कि जो भी कुछ ज्ञान पहले से हम सीख चुके हैं लेकिन नए ज्ञान सीखने में वह ज्ञान बाधा उत्पन्न कर रही है तो उसे हम निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग कहेंगे। पुनः समझेंगे, निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग उसे कहेंगे जो हम पहले से ज्ञान सीख चुके हैं लेकिन नए ज्ञान को सीखने में वह पुराना ज्ञान हमारी बाधा उत्पन्न करे, उसे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो प्रायः भारत में ड्राइविंग देखा जाए तो भारत में लेफ्ट साइड में होता है, जबकि वही विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे ड्राइविंग राइट साइड में कराया जाता है, जिसके वजह से भारत के लोग ड्राइविंग सीखे रहते लेकिन वहाँ पे उन्हें समस्याएं उत्पन्न होती। इस प्रकार के अगर सीखने की दर को वह प्रभावित कर रहा है तो उसे हम निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। शून्य जिसे प्रायः जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करें, यह न तो किसी काम को सीखने में किसी भी प्रकार का सहायता करता और न ही किसी काम को न सीखने में किसी प्रकार का नकारात्मक काम करता, यानी कि बीच की स्थितियां उत्पन्न होती जिससे हम प्रायः शून्य ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे प्रायः सहकारी शिक्षा सिद्धांत कहते हैं।
कोऑपरेटिव लर्निंग को, जिसे प्राय सहकारी शिक्षण सिद्धांत कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से देखा जाए तो स्मॉल ग्रुप होगा, यानी कि विद्यार्थियों का छोटा समूह होगा और किसी मुद्दे पे मिलकर आपस में उस ग्रुप के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से प्राय छोटे समूह के माध्यम से उसमें आपस में मिलकर किसी भी जानकारी पे अध्ययन किया जाता और एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से और इस पद्धति के माध्यम से जो भी उस ग्रुप में विद्यार्थी शामिल हैं सबको रिस्पांस करने की भूमिका, यानी कि सबकी जवाबदेही उसमें बनती है, तो उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब कुछ समूह, जिसे प्राय स्मॉल ग्रुप आपस में मिलकर किसी भी बिंदु या किसी भी ज्ञान पे अध्ययन करता है, उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और एक दूसरे के सहयोग से आपस में अध्ययन किया जाता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ग्रुप के माध्यम से जो भी अध्ययन किया जा रहा है सबकी जिम्मेदारी और रिस्पांस करने की भूमिका सबके लिए समान होता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि पहले तो जो भी ग्रुप है वह स्मॉल होना चाहिए। दूसरी प्रमुख विशेषता, इस ग्रुप में शामिल सभी लोग के फीडबैक, यानी कि आपस में सहयोग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तीसरी प्रमुख विशेषता ये है कि अगर किसी बिंदु पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आमने सामने बैठकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं।